आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। देखिए, ये हम कलाम सर की बुक ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, वैसे उन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं हम लोग। पार्ट 1 हैड ऑलरेडी बीन अपलोडेड। ये उसका पार्ट 2 है। इंग्लिश वर्जन उसका बहुत जल्दी अवेलेबल होगा। सो लेट्स गेट प्रोसीडेड। तो ये इसका भाग 2 है। देखेंगे, काफी चीजें देखेंगे हम लोग। एक तरह से पूरा एक जिस्ट जिसको कहते हैं वो हम आपको देंगे। और रहिए मेरे साथ थोड़ी देर। देखिए, मिसाइल प्रोग्राम ऑफ इंडिया, देखिए इससे पहले हमने बात की थी पार्ट 1 में कि किस तरह से कलाम सर के मिसाइल मैन बनने की शुरुआत हो जाती है, किस तरह से कलाम सर भारत को डेवलप करने का एक पूरा मन बना लेते हैं अलोंग विद विक्रम साराभाई एंड सतीश धवन एंड मेनी मोर साइंटिस्ट। ये सब हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि प्रोग्राम इंप्लीमेंट कैसे होता है, कितनी फेलियर्स होती हैं, और इंडिया की इमेज क्या है वर्ल्ड में, और किस तरह से इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम इतने इतने वर्ल्ड प्रेशर, भयानक इंटरनेशनल प्रेशर था। बताया था ना एनपीटी एनएसजी में, भयानक इंटरनेशनल प्रेशर था, उसके बाद भी इंडिया सक्सेस होता है बहुत ही गजब तरीके से अपने मिसाइल प्रोग्राम को कंडक्ट करता है। इंडिया छठा ऐसा देश था। 5 परमानेंट मेंबर थे, न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला इंडिया छठा ऐसा देश था। आपको पता है कि नहीं? पता ही होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता है 1962 की वॉर, इंडिया चाइना। इंडिया हार जाता है। इंडिया दलाई लामा को शरण देता है। चाइना रोड बना लेता है। दोनों का दिमाग खराब, चाइना वॉर छेड़ देता है। कौन सा एरिया छीनता है इंडिया से? एक एरिया होता है ना नॉर्थ ईस्ट में, ले लेता है पूरा का पूरा चाइना। कमेंट बॉक्स पे लिखिए, है ना? तो इंटरनेशनल प्रेशर, जवाहरलाल नेहरू को फील्ड पीएम बोला जाता है, दिस एंड दैट, बहुत बहुत सारे आरोप लगते हैं इंडिया के ऊपर। प्रेशर, 1965 का वॉर पाकिस्तान का, अगेन वॉर तो नहीं कहेंगे उसको, एक तरह से इंडिया के ऊपर प्रेशर। अब हमको सख्त जरूरत है इंडिया के डिफेंस प्रोग्राम को स्ट्रांग करने की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हम अमेरिका की बात करेंगे यहां पे। इंडिया उस समय डिफेंस इंपोर्टर था। पूरी दुनिया में सबसे महंगा क्या बिकता है आपको पता है? अमेरिका कुछ नहीं बनाता है। अमेरिका टेक्नोलॉजी तक इंपोर्ट करता है जापान से। अमेरिका में कुछ भी नहीं बनता है, ये आप भूल जाइए। लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से अमेरिका टॉप पे है, वो उसका डिफेंस। सबसे महंगे इस दुनिया में बिकते हैं हथियार। बहुत ही, ये क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटिंग है कि डिस्ट्रक्टिव वेपन्स सबसे महंगे बिकते हैं, और अमेरिका उसमें है नंबर 1। अमेरिका और रशिया। अमेरिका रशिया में हमेशा से कोल्ड वॉर टाइप का रहा है। वॉर एक इनडायरेक्ट वॉर होता है, वो हमेशा ही से उसको फाइट करते आए हैं। तो अमेरिका में बनते हैं डिफेंस में वेपन। भारत का बजट से दुगना अमेरिका का डिफेंस, जितना भारत का टोटल बजट होता है ना, उतना अमेरिका का डिफेंस बजट है, उससे उससे दुगना, है ना? लगभग लगभग $600 बिलियन का है अमेरिका का डिफेंस बजट। इंडिया का $50 बिलियन का है। तो वो तो एकदम अलग ही लेवल पे है। अब क्या करता है, उस समय क्या करता था, इंडिया भयानक तरीके से हथियारों को इंपोर्ट करता था। ऐसे तो वो डेप्ट में फंसता जाएगा। दूसरी बात है, बहुत सारी वेपन्स दिए भी नहीं जाते थे भारत को, है ना? और इसका फायदा चाइना ने उठाया, पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान जो 1965 का वॉर लड़ा था, वो इसीलिए लड़ा था कि भैया ये लोग तो बहुत कमजोर हैं, ये लोग क्या जीत पाएंगे। 1962 चाइना तो हरा ही दिया है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कश्मीर को ले लो। लेकिन हमारी आर्मी की दिलेरी ऐसी कि उन्होंने सबको खदेड़ दिया। अब इंटरनेशनल प्रेशर हो गया। इंडिया को तुरंत एक डिफेंस प्रोग्राम चाहिए, तुरंत एक मिसाइल प्रोग्राम चाहिए। पूरी एक टीम गठित होती है। विक्रम साराभाई ये पूरा का पूरा भार अपने कंधे पे लेते हैं। प्रोग्राम को शुरू किया जाता है। अब्दुल कलाम सर इसके लीडर होते हैं। कलाम सर का मेन रोल पूरा का पूरा उन्होंने उन्होंने ही पूरा 2000 तक इनफैक्ट कलाम सर का ही मेन रोल था। साइंटिफिक एडवाइजर भी थे वो 1990 के बाद इंडिया की मिनिस्ट्री के, है ना? तो पूरा का पूरा कलाम सर वो अपने कंधे पे लेते हैं। अब उसके बाद देखिए, मिसाइल प्रोग्राम शुरू होने से पहले कलाम सर और भी प्रोजेक्ट्स के पार्ट, मतलब काफी प्रोजेक्ट्स के कलाम सर पार्ट होते हैं, है ना? और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो, जैसे रैटो। अब उसको तो हम इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे। रैटो मिशन होता है एक, रशिया के रॉकेट्स को थोड़ा सा स्टडी करना, और भी काफी लॉन्च, काफी सक्सेसफुल चीजों में कलाम सर पार्ट, मतलब उसका हिस्सा होते हैं।
तो इसी को मद्देनजर विक्रम साराभाई क्या बोलते हैं कि तुम ही लीडर बनोगे, और किसी में यहाँ पे दम नहीं है, तुम लीडर बनो। तो कलाम सर को लीडर बनाया जाता है। उसके बाद 1969 में फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि पूरी की पूरी तरह, देखिए 1968 में एनपीटी फॉर्म हुई है और इधर पैरेलल चल रहा है दोनों चीजें, उधर एनपीटी, इधर क्या भैया, न्यू मिसाइल प्रोग्राम भारत का स्टार्ट करो, और कोई हमारे पास चारा नहीं है। उसके बाद अगेन फिर 1974 का न्यूक्लियर टेस्ट, ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा, ठीक है। तो पूरी की पूरी एक टीम गठित होती है, इस प्रोग्राम को आगे लाया जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, साइंस में बहुत फेलियर्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत बुरी तरह फेलियर्स होते हैं यहां पे भी। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि कलाम सर इतना आसान नहीं था पहले, ये जितनी सुनने में चीजें लग रही हैं उतना आसान नहीं था, क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। वो मिसाइल बनाए तो बनाए कहां से? देखिए मिसाइल के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, मिसाइल होती क्या है। एक्सप्लोसिव्स, रॉकेट साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को पूरा कंबाइंड कर दीजिए, वो मिलके बनाती है आपका मिसाइल। मिसाइल बहुत तरह की होती है, उसके अलग अलग डिविजन्स होते हैं, जैसे क्रूज मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मतलब होता है कि जो भी बैलिस्टिक, जैसे ब्रह्मोस, वो क्या एक एक पाथ फॉलो करती है। पाथ मतलब होता है, जैसे आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन एक पटरी पे चलती है ना, उसका एक डेफिनेट पाथ होता है। ऐसे मिसाइल का भी एक पाथ होता है जिसको हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। जो भी फिजिक्स बैकग्राउंड के उनको पता होगा, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल होती है जो कि साउंड की स्पीड से ज्यादा 330 332 मीटर पर सेकंड से ज्यादा चलती है। और भी लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज मतलब ज्यादा दूर तक नहीं, लॉन्ग रेंज बहुत दूर तक। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक वार करने की क्षमता। जैसे आप इंडिया में बैठे हुए हैं, आप बैठे बैठे अमेरिका में गिरा सकते हैं। वो अलग अलग रेंज होती है, ठीक है। तो मिसाइल का काफी डिविजन्स होता है, अब उस पर तो अभी तो फिलहाल इतना टाइम नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें। इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में आप दो तरह की मिसाइल का यूज ही नहीं कर सकते, और अगर आपने उन दो तरह की मिसाइल का यूज कर लिया तो समझ लीजिए आपकी खैर नहीं। सबसे पहले है बायोलॉजिकल वेपन। अरे भैया, आपने अगर अपनी मिसाइल में H1N1 का वायरस डाल दिया और किसी कंट्री के ऊपर छोड़ दिया, वो तो खत्म, उसके लोग तो मर जाएंगे ना, वो तो फाइट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। वायरस आपने अगर जैविक क्या कहते हैं उसको, जो बायोलॉजिकल वायरस अगर आपने डाला तो सब खत्म, कोई भी फाइट नहीं कर सकता, विदाउट एनी एक्सप्लोजन सब मरेंगे, पूरी कंट्री की कंट्री बर्बाद। ये एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। दूसरा, आप केमिकल वेपन यूज नहीं कर सकते। फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, आप उसको हवा में छोड़ दीजिए, जैसे ही आपके स्किन के कांटेक्ट में आएगा, जैसा आग होता है, आग का जो इफेक्ट होगा, अगर आप जल जाते हैं जैसा इफेक्ट होता है वैसे ही इफेक्ट होता है फॉस्फोरस का, उससे भयानक, बल्कि उसके ड्रास्टिक इफेक्ट होता है। ये सब केमिकल वेपन्स के एग्जांपल है। केमिकल वेपन्स आप यूज नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा गुना। ये सब ऐसी मौतें होती है ना, जो मतलब जब अगर आप इनको यूज करेंगे तो इससे जो मौत होती है ना, वो बहुत ही दर्दनाक होती है। तो ये दोनों आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, न्यूक्लियर वेपन भी यूज नहीं कर सकते। एनपीटी एनपीटी वाले मेंबर्स ने तो अगर यूज किया तो उनकी तो खैर नहीं, है ना। तो ये कुछ मिसाइल्स होती हैं जिनको आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइल्स की परमिशन है, परमिशन उसकी भी नहीं है बेसिकली, लेकिन इन केस ऑफ वॉर आप वही यूज कर सकते हैं। वो भी एनपीटी वाले नहीं यूज कर सकते, 191 स्टेट्स नहीं यूज कर सकते, वो खाली यूनाइटेड नेशंस के 5 मेंबर यूज कर सकते हैं, इंडिया, इजराइल, क्योंकि वो एनपीटी के अंदर ही नहीं आते, पाकिस्तान, साउथ सुडान और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया तो पागल हो गया है, खैर उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब देखिए, बहुत फेलियर्स होते हैं, बहुत जबरदस्त फेलियर्स होते हैं, है ना। फेलियर से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है? फेलियर से मेरा ये मतलब है कि जब भी, जैसे 1989 में जब पहली सैटेलाइट इंडिया लॉन्च करता है, तब फेलियर, ठीक है। वो सीधा बे ऑफ बंगाल में जाके, कलाम सर सारे प्रोग्राम्स के लीडर होते हैं, ठीक है। वो सीधा बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। उस समय सतीश धवन उसके चेयरमैन होते हैं इसरो के, तो उनसे पूछा जाता है कि ये तो गिर गई, आप तो बिल्कुल ही, मतलब आपका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो तो बिल्कुल गड्ढे में जा रहा है, या अभी जो भी आपका सैटेलाइट प्रोग्राम है वो तो बिल्कुल गड्ढे में जा रहा है, कलाम सर को हटाइए। तो कहते हैं नहीं नहीं, जिम्मेदारी मेरी है। ये लीडर होता है, लीडर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कलाम सर को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। 1971 में विक्रम साराभाई की डेथ हो जाती है, बहुत बड़ा झटका होता है ये, बहुत झटका लगता है।
ऐसा होता है कि विक्रम साराभाई डेथ होने से पहले 1 घंटे, डेथ होने के 1 घंटे पहले वो कॉल करते कलाम सर को कि एयरपोर्ट पे मुझसे आके मिलो। और उसके बाद उनके पीए का फोन आता है कि विक्रम साराभाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। कलाम सर एकदम हिल जाते हैं, बीच मझधार में छोड़ के चले गए ना, क्योंकि अभी तो मिसाइल इंडिया की बनी ही नहीं है 1971 तक। ऊपर से इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, भैया एनपीटी साइन करो, एनपीटी साइन करो, एनपीटी साइन करो, पीछे पड़ गई हैं उनके। और प्रॉब्लम, सतीश धवन को फिर जिम्मेदारी दी जाती है। इस दौरान क्या होता है, कलाम सर के परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स। उनके ब्रदर इन लॉ, जो उनकी सिस्टर जोहरा, जो उनकी सिस्टर होती है, उनके जो हस्बैंड होते हैं उनकी डेथ। कलाम सर एकदम अगेन हिल जाते हैं, वहां जाते हैं, और वो डेथ बहुत ही मतलब उनके एकदम दिमाग पे असर करती है। कलाम सर ना इतना इमोशंस को शो नहीं करते थे, मतलब थोड़ा सा एक इमोशंस को अपने दबा के रखते थे। बहुत कम होता था कि कलाम सर को आप रोते हुए देखेंगे या नहीं, बहुत ही इमोशंस को दबा के रखते थे। बहुत एक मेंटली स्ट्रांग इंसान थे वो। कलाम सर वहां पे जाते हैं, कुछ दिनों बाद उनके फादर की डेथ हो जाती है। और ये तब होता है जब ये जो मिसाइल प्रोग्राम और सैटेलाइट प्रोग्राम होता है ये पीक पे होता है। उनके फादर की डेथ हो जाती है, फिर अगेन वही मेंटल टेंशन, वही मेंटल प्रेशर कि कैसे अब क्या होगा आगे, किस तरह से प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। फ्रांस के लिए उनको जाना होता है, सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम के लिए फ्रांस के लिए उनको निकलना होता है। निकलने से 1 दिन पहले उनकी मदर की डेथ हो जाती है। और ये सिर्फ कलाम सर के साथ नहीं हो रहा होता है, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं सबके साथ हो रहा होता है। एक बार टेस्ट कर रहे होते हैं, जब आपको पता ही होता है, आपको पता ही है कि मिसाइल छोड़ने से पहले अच्छे खासे टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरीज में टेस्ट किए जाते हैं, हर जगह एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। पूरा का पूरा एक मिसाइल, एक कैबिनेट में एक आपका गैस का एक चेम्बर होता है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट और ये सब गैस होती है। वो बिल्कुल एक साइंटिस्ट के मुंह पे फट जाता है, और जब वो फटता है क्योंकि उसमें गैसेस है, और वो पूरी की पूरी उनके शरीर में फैल जाती है, जो कि बहुत ही एकदम जलन एकदम कर देती, जला देती है शरीर को। तो दौड़ते हुए जाते हैं कलाम सर, उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो एक तरह से एक बार तो कलाम सर भी एकदम बहुत परेशान हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि अब लगता तो नहीं कि ये चीजें सही हो पाएंगी, क्योंकि उनको भी लगता है कि यार ये तो मतलब कुछ सक्सेस मिल ही नहीं रही है। फेलियर्स फेलियर्स फेलियर्स, ऊपर से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, अब करें तो करें क्या। लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए दोस्तों, हिम्मत हमेशा एकदम अपने साथ रखिए, है ना। फेलियर्स तो देखिए, जो इंसान ने फेलियर को एक्सपीरियंस नहीं किया वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और अगर बाई चांस वो इंसान सक्सेसफुल हो भी गया तो आगे उसको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसको पहले अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिल जाती है, तो बाद में जब उसको फेलियर्स तो हर जिंदगी का पार्ट ही है। फेलियर्स तो सक्सेस को डिफाइन ही करते हैं ना। सक्सेस नहीं डिफाइन करती आपको, आपके फेलियर्स आपको डिफाइन करते हैं, याद रखिएगा। बहुत डीप बात है, इसको सोचिएगा, है ना। तो उसके बाद क्या होता, मतलब एकदम जिस भी इंसान को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है और बाद में जब उसको फेलियर्स होते हैं तो वो उसको ले नहीं पाता है। लेकिन जो इंसान ऑलरेडी फेल हो चुका है, उसके बाद उसको सक्सेस मिलती है, और फिर वो अपने जीवन में कहीं पे भी उसको प्रॉब्लम आती है तो उससे वो निकल जाता है ना। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फेलियर्स तो पार्ट है लाइफ का। और ये सबके साथ होता है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सब ने फेलियर्स को अच्छा खासा एक्सपीरियंस किया है, तभी वो लोग महान बनते हैं, है ना। तो ये सारी चीज, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सक्सेस, यू कैन से दैट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अब वही चीजें, तो अब कलाम सर बोलते हैं कि यार क्या करूं मैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो एक बार वो बहुत ही परेशान होके इन सब चीजों से, ऐसे बहुत बहुत महीनों से सोए नहीं होते हैं, नींद एकदम आंखों में उनकी भरी होती है, और वो जाके सो जाते हैं। तो जब वो सोने जाते हैं और सुबह उठते हैं, तो एक ब्रह्म प्रकाश, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उनके साइंटिस्ट होते हैं, है ना। तो जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उनके पास आते हैं सुबह सुबह, और ऐसे उनके सर पे ऐसे हाथ सहलाते हैं, है ना, और कलाम सर से बोलते हैं कि बेटा तुमने खाना ना खा रहे हो कि नहीं, और चलो मेरे साथ चलो, मैं तुमको कॉफी वॉफी पिलाता हूँ, बहुत थक गए हो बच्चे। तो कलाम सर बोलते हैं कि ऐसा लगा कि मेरे, क्योंकि उस समय तो उनके फादर की डेथ हो चुकी होती है, तो कहते हैं कि ऐसा लगा कि मेरे पिताजी मतलब मेरे पास बैठे हुए हैं। और एकदम इमोशनल हो जाते हैं कलाम सर। बहुत हम्बल इंसान थे कलाम सर। कलाम सर को हर एक इंसान प्यार करता था, और आज भी प्यार करता है। ये उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, उनका कैरेक्टर ऐसा था कि वो इस तरह के थे, है ना।
फिलहाल ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद 1975 में इसरो जो होती है गवर्नमेंट बॉडी बन जाती है, ठीक है। और 1975 में जैसे ही इसरो गवर्नमेंट बॉडी बनती है, तब अब क्या होता है, कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है। देखिए पहले सेपरेट होता है, अब सरकार और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। फंडिंग की पहले बहुत प्रॉब्लम्स होती थी कि अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना, आपको फंड चाहिए ना सरकार से, देते ही नहीं थे। कहां से देंगे, खुद भी पैसे नहीं थे पहली बात तो भारत के पास। लेकिन जब ये चीज होती है तो एक डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो दिस इज द बेस्ट स्लाइड। देखिए, नेशन गेट्स विंग्स ऑफ फायर 1980 में सक्सेसफुल लॉन्च होता है रोहिणी सैटेलाइट का। मिशन ये होता है कि इस लॉन्च व्हीकल हमको बनाना होता है। एसएलवी का मतलब होता है स्पेशल लॉन्च व्हीकल या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए, आपने पीएसएलवी का नाम सुना होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सब होते क्या है, मैं थोड़ा सा आपको साइंस बताना चाहूंगा। लॉन्च व्हीकल मतलब होता है जहां से रॉकेट्स या जहां से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। एक बंदूक होती है, बंदूक आप समझ लीजिए वो लॉन्च व्हीकल है, और बंदूक की गोलियां हैं सैटेलाइट। आप उसको फायर करते हैं और बंदूक की गोली निकलती है, वो सैटेलाइट आपकी निकल रही है। इस तरह से होता है। वो जो लॉन्च व्हीकल होता है बेसिकली, वो होता क्या है, जो जहां से लॉन्च किया जाता है, वो एक तरह से बंदूक होती है। और उसी में सैटेलाइट को, नाम ही है ना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसी में से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है एकदम गोली की तरह। और जो एंगल होता है ना, वो हल्का सा बिल्कुल 90 डिग्री पे अगर हम छोड़ेंगे तो वो ऑर्बिट में नहीं आ पाएगा। देखिए, सबसे एक हमने आपको बताया सबसे पहले कि एक प्रॉपर ट्रेजेक्ट्री होती है मिसाइल की या सैटेलाइट्स की। दो तरह की सैटेलाइट होती है ना, पोलर सैटेलाइट्स और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी मतलब जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं कि जियो स्टेशनरी मतलब जैसा अर्थ है, जैसे अर्थ हमारा जिस तरह से अर्थ मूवमेंट कर रहा है, उसी तरह वो सैटेलाइट भी मूवमेंट करेगी, है ना। और अभी तो आपको पता ही होगा भैया, भारत ने तो अपना ही नेविगेशन सिस्टम बना लिया है, नाविक। वो कहता है कि अब हमको जीपीएस सीपीएस यूज करने की जरूरत ही नहीं, हम अपना सिस्टम बनाएंगे, IRNSS नाविक। बहुत बहुत बताइए भारत सरकार, भारत सरकार क्या, भारत को, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो उसको एंगल भी हल्का सा थोड़ा टिल्ट रखा जाता है, 90 डिग्री पे बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं छोड़ते, क्योंकि वो ऑर्बिट को नहीं पकड़ पाएगा। अर्थ का एक ऑर्बिट और एक सैटेलाइट का एक प्रॉपर ऑर्बिट होता है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ा यही काम होता है कि किस तरह से उसको पकड़ा जाए। और उसमें फिर काफी चीजें होती है, कंट्रोल्स सिस्टम्स होते हैं और सारी। तो अगर इसमें से 0.1% भी एरर आ गई तो वो आपका मिशन फेल हो जाता है। और बहुत ही हेक्टिक हेक्टिक इतना आसान नहीं होता, बहुत ही हेक्टिक टास्क होता है। तो जब 1980 में SLV-3 लॉन्च होता है, पूरा देश खुश, बहुत बधाइयां आती हैं, इतनी बधाइयां आती हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक कलाम सर को बधाई देते हैं। और कलाम सर कहते हैं कि मैं उस दिन इतना खुश था, इतना खुश था कि रात को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई मैंने लगा दी और सुन रहा था। और जब वो शहनाई की आवाज वो मेरे कानों तक पड़ी, तो ऐसा लगा कि मेरे पिताजी मेरे सामने हैं, जलालुद्दीन के साथ मैं बात कर रहा हूं, जो उनके ब्रदर इन लॉ थे और उनके बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। सिस्टर मेरे सामने है, मेरी माँ मेरे सर को सहला रही है। एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था उनके लिए। लेकिन यहां से कहानी शुरू होती है। IGDBM, इंटीग्रेटेड गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम शुरू होता है। ये जो प्रोग्राम होता है, जो IGDBM होता है, IGDM प्रोग्राम होता है, ये 2008 में बंद कर दिया गया फिलहाल, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए थे। 1980s में शुरू किया था और 2008 में इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद अलग लेवल पे हो गए, खैर वो अलग बात है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम शुरू होता है। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है, इंदिरा गांधी और विक्रम साराभाई, सॉरी, इंदिरा गांधी और सतीश धवन और जो पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री, इसरो, जो भी होता है, वो सब बोलते हैं कि अब हम मिसाइल बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च हो गई है, अब हम मिसाइल बनाना फाइनली प्रॉपर एक हमारा मैकेनिज्म, अपना एक डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने की प्रतिक्रिया अब हम शुरू करेंगे। तो एक बहुत गजब का इंसिडेंट होता है, मैं ये आपको बताना चाहूंगा। ये बहुत बड़ी बात कहते हैं सतीश धवन। जब ये चीजें होती हैं तो सतीश धवन फोन करते हैं कलाम सर को कि अरे कलाम जल्दी आ जाओ। तो कलाम सर बोलते हैं कि क्यों आ जाए, दिल्ली दिल्ली बुलाते हैं। कहते क्यों आ जाए, कहते हैं नहीं नहीं जल्दी आ जाओ। वो बताते नहीं है।
फिर जब कलाम सर अर्ज करते हैं तो कहते हैं कि ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है। तो कहते हैं अरे मैं तो चप्पल पहना हूं खाली मेरे तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। ऐसे अरे प्राइम मिनिस्टर के सामने अगर जाएंगे, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर होती हैं, अगर इंदिरा मैम के सामने जाएंगे तो कम से कम थोड़ा अच्छे से तैयार वैयार होके तो जाऊं, ऐसे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो सतीश धवन बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही प्यारा जवाब देते हैं, तुम्हारी सक्सेस ही तुम्हारा कपड़ा है, तुम्हारी सक्सेस ही तुम्हारी डिफेंस है, और तुम्हारी सक्सेस ही तुम्हारी शील्ड है। वो किसी को जरूरत नहीं, ये सब कोई नहीं देखेगा। तो ये कलाम सर बहुत ही गर्व से फिर उसके बाद इंदिरा मैम के कमरे में जाते हैं, और पूरे के पूरे 30 तकरीबन एमएलए होते हैं, पूरा अपने डेस्क को थंप करती हैं। आपको पता ही होगा कि लोकसभा में या राज्यसभा में ऐसे तालियां नहीं बजाई जाती है, अपनी डेस्क को ऐसे थंप किया जाता है, ठीक है, एज एन अप्रेजल, एज अ प्रेज। तो हर कोई जैसे ही कलाम सर आते हैं पूरा अपने मतलब डेस्क को बचाते हैं कि कमाल कर दिया कलाम सर। लेकिन अब मेन टास्क शुरू हुआ है, हमको मिसाइल्स चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वर्ल्ड जा रहा है और हमारा जो पड़ोसी, इतने प्यारे प्यारे पड़ोसी हमको ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अब हमको अब एकदम इसमें फुल स्विंग पे जाइए। तो ये मिसाइल प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है आईजीडीबीएम 1980 में। 1989 तक ये पूरा होता है। अगेन बीच में भी देखिए, जितने भी आज तो अस्त्र हो गए जैसे, और आपके त्रिशूल हो गए, अग्नि होगी, वो सब उसी समय जन्म लेते हैं, और इसका मैक्सिमम का नाम जो है वो कलाम सर ही रखते हैं, और इसमें पूरी टीम इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं एक बात बताता हूं, जब ये प्रोग्राम होता है, देखिए क्या होता है कि पहले कलाम सर इसरो में थे, अब उनको डीआरडीओ में जाना पड़ेगा, है कि नहीं। इसरो सैटेलाइट्स को देखती है, जो भी साइंस, जैसे मंगलयान हो गए, जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो देखती है इसरो। और दो मेन है ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, और डीआरडीओ डिफेंस प्रोजेक्ट्स देखती है ना। डिफेंस प्रोजेक्ट्स देखती है, जितने भी डिफेंस प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे आपके मिसाइल्स हो गई, जैसे आपके टैंक्स हो गए, इन सबको किस तरह से डिजाइन करना है और कितना एफिशिएंट होना चाहिए, ये सब देखती है डीआरडीओ। तो अब कलाम सर को इसरो से डीआरडीओ में जाना था, इधर इसरो वाले कहते हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि कलाम सर वॉज अ ग्रेट नेम, उन्होंने इतना ज्यादा कुछ कर दिया था कि इसरो वाले उनको जाने ही नहीं देना चाहते थे। अब कलाम सर के सामने धर्म संकट, इसरो ज्वाइन करूं कि डीआरडीओ ज्वाइन करूं। अल्टीमेटली उन्होंने डीआरडीएल ही ज्वाइन किया, उस समय डीआरडीएल था, डीआरडीएल ही ज्वाइन किया, क्योंकि उनको लगा कि भारत को इस समय बहुत जरूरत है एक डिफेंस सिस्टम की। और उसके बाद जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, तो ना ही सिर्फ डीआरडीओ बल्कि पूरे इंडिया के जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, आईआईएससी हो गया, आईआईटी हो गए, एनपीएल हो गया, ये सब के सब पार्ट लेते हैं इस प्रोग्राम में। मतलब ये सिर्फ कलाम सर की मेहनत नहीं है, वो लीडर थे, वो खुद ये बात बोलते हैं, मैं सिर्फ एक लीडर था, लेकिन जो पीछे मेरे साइंटिस्ट हैं उनका मेन काम है। आईआईटी मद्रास से उन सर्किटरी तैयार होती है, ड्राफ्ट तैयार होता है, एनपीएल से प्रोग्रामिंग तैयार होती है, ये सब मतलब अलग अलग पूरे के पूरे देश में जितने भी कॉलेजेस हैं, वो सब इस सारे के सारे कॉलेजेस और सारे के सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट हमारे मिसाइल प्रोग्राम को उठाने के लिए काम करती हैं, ताकि इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम सक्सेसफुल हो। अब 1989 का दिन आता है, बीच में भी देखिए, बीच में भी बहुत सारी चीजें होती है। फाइनली 1989 का दिन आता है, लॉन्च की सारी तैयारियां, ठीक है, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, सब खुश, लॉन्च होगा, हमको सैटेलाइट मिलेगी। अप्रैल 1989, 20 अप्रैल 1989, सत्यानाश। T-14 सेकंड पे काउंटडाउन, मतलब काउंटडाउन सेट करते हैं ना पहले, आपने सुने होंगे ना, 10 9 8 7, तो ऐसे ही काउंटडाउन होता है हर एक लॉन्च के लिए, वो एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम पूरा का पूरा वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही 14 सेकंड बीते, सिर्फ 14 सेकंड के बाद 14 सेकंड पे एकदम से एक होल्ड का सिग्नल आ जाता है कंप्यूटर पे। कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो सही नहीं काम कर रहे होते हैं, तो पूरे के पूरे मिशन को एबॉर्ट करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। इतना मजाक उड़ता है पूरे भारत देश में, कहने को नहीं। फिर इसको एक्सटेंड किया जाता है, 1 मई 1989 का दिन आता है, अब इसको एक्सटेंड करके 1 मई
89 के दिन भी यही चीज होती है। फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम्स मतलब कुछ दिक्कत होती है अगेन प्रोग्रामिंग्स में, वो लॉन्च नहीं कर पाते। कार्टून बनते हैं कलाम सर के नाम पे, पूरे देश में होता है ना, कार्टून्स बनते हैं, एक मजाक के पात्र हो जाते हैं। और यहां तक बोला जाता है कि इनके जो मिसाइल प्रोग्राम है वो बच्चे जो कागज का मिसाइल बनाते हैं वैसे ही ये लोग कर रहे हैं। बहुत क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन फिर भी कलाम सर इससे बिल्कुल डिकते नहीं है। और फाइनली इस 22 में जो फाइनली होता है, 22 में 1989 को फाइनली अग्नि को लॉन्च किया जाता है। और ये एक बिल्कुल एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होता है। इससे पहले पृथ्वी भी लॉन्च हो चुकी होती है 25 फरवरी 1988 को। ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है ना। फाइनली सारी मिसाइल्स मतलब 1989 में जो फाइनल हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम पाते हैं। अग्नि मिसाइल को लॉन्च करने से एक दिन पहले बहुत टेंस होते हैं कलाम सर, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुके होते हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हमको कल एक सक्सेसफुल लॉन्च चाहिए। लेकिन कलाम सर को भी पता होता है कि कल भारत उड़ने वाला है। आग के पंखों के साथ भारत कल उड़ेगा, और ऐसा ही होता है। 22 मई 1989 को अग्नि मिसाइल टेक ऑफ करती है और फाइनली हमको विंग्स ऑफ फायर मिलते हैं, जो कि इस नॉवेल का नाम है। उसके बाद तो फिर मिसाइल का वोट, और आपको पता है पूरी दुनिया अचंभे में, क्योंकि पूरी दुनिया यह सोचती है कि यार भारत को टेक्नोलॉजी मिल कैसे गई। हमने तो कुछ बताया नहीं भारत को, हम इनको तो कुछ भी नहीं आता था, कुछ हमने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, लेकिन किस तरह से इंडिया ने मिसाइल बना ली, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया, गजब। और ये चीज बड़ी एक गर्व की बात होती है सबके लिए। लेकिन हम लोग तो बॉर्न टैलेंटेड ही हैं। मंगलयान को भी हमने एक जो जितने में एक हॉलीवुड मूवी बनती है 1000 करोड़ में, उसमें बना के दिखा दिया। टैलेंटेड तो हम लोग बहुत हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी। फिलहाल इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दिया जाता है 2008 में। उसके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं, है ना। जैसे उसके ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर वो अलग लेवल पे ले जाते हैं। और अब तो आप देख ही रहे हैं कि मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है इंडिया की बहुत बढ़ चुकी है। इवन अब तो जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की जो मिसाइल्स होती है, अमेरिका से खरीद रहा है इंडिया। इजराइल से LRSAM, MRSAM, मीडियम रेंजेस, शॉर्ट रेंजेस, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अच्छा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल का मतलब आपको पता है क्या होता है? मान लीजिए 2 इंसान सरफेस पे हैं, ठीक है, 2 मिसाइलें सरफेस पे हैं, और उस सरफेस से मिसाइल उठी, दूसरे को मारी, तो कांटेक्ट सरफेस टू सरफेस हो रहा है, तो इसका मतलब सरफेस टू सरफेस। कोई टारगेट हवा में है और मिसाइल सरफेस पे है, मिसाइल उठी, हवा में मारा, सरफेस टू एयर। ऐसा ही एयर टू एयर। इसमें सबसे बड़ी इंडिया की जो सबसे बेहतरीन मिसाइल है वो है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसको हर कंट्री खरीदना चाहेगी। क्यों? क्योंकि उसको आप रॉकेट लॉन्चर में भी फिट कर सकते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी में भी लगा सकते हैं, इंडियन नेवी, और एयरक्राफ्ट के नीचे भी फिट कर सकते हैं, जो एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, इंडियन एयरफोर्स। तो इसको तीनों डिफेंस सिस्टम, तीनों लोग मिलके एकदम कोऑर्डिनेट करके इसको यूज कर सकती हैं। तो ये एक शॉर्ट जिस्ट था प्रोग्राम का। देखिए, आज तो भारत की कंडीशन बहुत ज्यादा बदल गई है। चौथी पावरफुल और मोस्ट इंपैक्ट हमारा डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इंडियन आर्मी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आज भी आपने यूपीएससी के CDS के एग्जाम्स देखे होंगे, कितना टफ लेवल आता है। वो हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेती है, तभी हमारी आर्मी इतनी ज्यादा बेहतरीन है। पूरे वर्ल्ड में ये बोलना नहीं चाहेगा, एफिशिएंट वाइज तो इंडियन आर्मी से ज्यादा कोई है ही नहीं। अच्छा, इतना जबरदस्त मतलब क्या कहते हैं कि स्किल है हमारे पास। बाकी ये सब एक आप देख सकते हैं कि कितनी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही। अब आर्सेनल अगर मैं अगर डिस्क्लोज कर मतलब उठा के अगर अपनी PPT में डाल दिया, तो सर समझ लीजिए कि मेरा पूरा का पूरा लेक्चर ही उसी पे चला जाएगा। वैसे फिलहाल एयरक्राफ्ट कैरियर भी इंडिया के पास अभी फिलहाल टोटल तो 5 है, लेकिन सर्विस में एक ही है ना। एयरक्राफ्ट कैरियर आपको पता ही होगा कि एयरक्राफ्ट वॉर के टाइम पे सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं ये, है ना। समुद्र में इनको बड़े बड़े ओशंस में या वाटर बॉडीज में तैनात किया जाता है और वहां से प्लेन्स को उड़ाया जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर नाम ही है ना।
तो ये सारी चीजें हैं। इस समय तो इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है अगर डिफेंस सेक्टर में देखें, और बहुत जल्द देखिए वैसे तो ये बहुत सही नहीं है कि इस अभी इतने मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड में इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलप हो रहे हैं, इट्स नॉट गुड। और ये बहुत बड़ी चिंता भी है काफी ऑर्गेनाइजेशंस और काफी देशों की कि किस तरह से इनको डिस्पोज किया जाए, है ना। तो ये सारी चीजें थी। देखिए ऑनर्स एंड डेथ्स 1997 भारत रत्न। वैसे तो कलाम सर को इतने ऑनर्स मिले हैं, इतनी मतलब क्या कहते हैं कि उनको इज्जत मिली है कि वो तो एकदम क्या बताऊं मैं, है ना। और जितनी भी मिली है वो कमी है हम लोग के हिसाब से, तो क्योंकि जिस हिसाब के वो इंसान थे, पद्मा अवार्ड से लेके भारत रत्न से लेके ऑनर डॉक्टरेट्स तक, जिस हिसाब के वो इंसान थे, वो तो मतलब एक अलग ही लेवल पे चीजों को ले गए। और एक मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कलाम सर का, कि एक बार क्या हुआ था कि जब वो राष्ट्रपति थे इंडिया के, तो उनके जो आपको पता ही होगा राष्ट्रपति को काफी प्रिविलेज होती है, तो उनके नौकर्स काफी थे। तो एक बार एक नौकर ने माली की बेइज्जती कर दी, तो कलाम सर ने उसको स्पेशली बुलाया और बोला कि देखो ऐसा मत करो, ये गलत है, इंसान के प्रति हमेशा इज्जत रखो। तो ये सारी चीजें थी। डेथ जो कि आपको पता ही है, 27 मई 2015 में शिलोंग यूनिवर्सिटी गए थे लेक्चर देने, वहां पे उनको हार्ट अटैक आया था और उनके कार्डियक ने काम करना बंद कर दिया था और उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी 7:35 पे। तो ये सारी चीजें थी, सॉरी 6:35 पे। तो ये सारी चीजें थी कलाम सर के बारे में, और ये एक पूरा का पूरा एक उनका रिव्यू था उनकी ऑटोबायोग्राफी का। फाइनली ग्रेट सोल्स नेवर डाई। आज भी कलाम सर हमारे साथ है, उनकी फिलॉसफी हमारे साथ है, उनकी टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, और उनकी कोट्स हमारे साथ हैं जो कि बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हैं। अगर सूरज की तरह बनना है तो सूरज की तरह जलना होगा। क्या बात है सर। और ये एक ट्रिब्यूट था एक ग्रेट लेजेंड को, एक ग्रेट साइंटिस्ट को। कलाम सर से बेहतरीन ना ही कोई। सबसे बड़ी बात वो सब तो सेकेंडरी है, ये सब तो चीजें सेकेंडरी होती हैं, लेकिन मेन सबसे बड़ा क्या होता है ना, वो बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ही बड़े इंसान और बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करते थे, चाहे वो कोई भी हो। और यही एक महान इंसान की पहचान होती है। आप जितने भी महान इंसान को देखेंगे, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो इब्राहिम लिंकन हो, चाहे वो कलाम सर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, वो सब एक रिस्पेक्ट करते हैं वो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए। तो ग्रेट सोल कभी मरती नहीं है। और सर हम सबको पता है आप हमारे साथ हैं। और तो ये सारी चीजें थी। एक आप आशा करता हूं कि ये आपको ऑटोबायोग्राफी काफी, इसका रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगला जो लेक्चर होने वाला है वो एक साइंटिस्ट पे, एक और साइंटिस्ट पे होने वाला है, बट वो इंडिया के नहीं है, वो वर्ल्ड के इस समय सबसे बड़े, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट। और आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें अगले लेक्चर में पता चलेगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, और आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी होता है। फिजिक्स की एक्सटेंट को हम जानेंगे। कौन है वो साइंटिस्ट, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, देखते हैं किसका जवाब सही होता है। फिलहाल अच्छे रहिए, खुश रहिए। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा ऐसी एक महान पर्सनालिटी के साथ। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।